नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम देखेंगे नेट के पाठ्यक्रम के जो नाटक है उन नाटकों में महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी नाटक के पात्र, महत्वपूर्ण कथन, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है, उन सभी का अध्ययन आज हम करेंगे। अ, इससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि काफ़ी दिनों से लगभग 18-20 दिनों से कंटिन्यू लेक्चर हम ले न सके। काफ़ी कुछ कारण थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसके बाद तबीयत भी ठीक नहीं थी और समय भी नहीं था। तो आज से जो है हम लगातार पढ़ेंगे। आज से हम हर रोज़ लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम नाटक से प्रारंभ करेंगे। नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक आज हम देखेंगे। अंधेर नगरी हो या जो भी हो, इसके हम महत्वपूर्ण तथ्य, पात्र परिचय, जो भी इम्पोर्टेंट है बातें हैं वह हम देखेंगे। या इसका लाइन बाय लाइन भी अध्ययन हमने इसी चैनल पर करके रखा है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मुफ्त में उपलब्ध है। चाहे नाटक हो, निबंध हो, कहानी हो, ये सब कुछ जो है हमने लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है, इसी चैनल पर उपलब्ध है। निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। तो आज हम इस नाटक के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह देखेंगे। भारतेंदु द्वारा लिखित यह नाटक अंधेर नगरी जो 1881 में प्रकाशित होता है और यह नाटक जो है अंधेर नगरी कुल 6 अंकों में है। कितने अंकों में है? 6 अंकों में है। 6 अंकों में है यह नाटक। इस नाटक की पृष्ठभूमि देखते हैं। यह नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक दिन में रचा हुआ, ये एक दिन में लिखा हुआ नाटक कौन सा है? तो वह है भारत अंधेर नगरी नाटक है, याद रखना। दिन दशाश्वमेध घाट पर खेला भी गया, यानी और जिस दिन लिखा है उसी दिन उसका मंचन भी हुआ, यानी मंच पर खेला भी गया है। कौन से, कहाँ पर? तो दशाश्वमेध घाट पर खेला गया है। कहाँ यह भी जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके, यानी एक जमींदार को लक्ष्य करके यह एक नाटक लिखा गया है। अभी इस नाटक का पात्र और कथा सार देखते हैं। पहले अंक में क्या है, दूसरे अंक में क्या है। तो पहला अंक है बाह्य प्रांत। बहुत बार जो है परीक्षा में पूछा हुआ है। तो तीसरा अंक कौन सा है, दूसरा अंक कौन सा है, पहले अंक का स्थान कौन सा है, दूसरे अंक का स्थान कौन सा है, तीसरे अंक का स्थान क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है नाटक के इकाई 8 से। तो पहले अंक का जो स्थान है वह बाह्य प्रांत है, यानी नगर से बाहर है। इसमें महंत नारायण दास एवं गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं। महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ न करने का उपदेश देता है। यानी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंधेर नगरी नाटक में महंत किस अंक में अपने शिष्यों को ज़्यादा लोभ न करने का उपदेश देता है? तो कौन से अंक में देता है? पहले अंक में देता है। और पहले अंक का स्थान जो है वह है बाह्य प्रांत, यानी नगर से बाहर है। अभी यहाँ पर दूसरा अंक है। दूसरे अंक का स्थान क्या है? बाजार है। याद रखना, दूसरे अंक का स्थान क्या है? बाजार है। बाजार के इस दृश्य में कबाब वाला, नारंगी वाला घासीराम, यानी याद रखना दूसरे अंक का स्थान क्या है? तो बाजार है। और उसके अंतर्गत कबाब वाला, यानी जो कबाब बेचने वाला, फिर नारंगी वाला, फिर घासीराम चना वाला, यानी घासीराम ही क्या है? चना बेचता है। घासीराम ही क्या करता है? चना बेचता है। हलवाई कुंजड़ीन, सब्जी वाली, मुगल मेवा वाला, पाचक वाला, मछली वाला, साहित्य वाला ब्राह्मण, यानी साहित्य वाला कौन है? तो ब्राह्मण है। बनिया जैसे पात्र आते हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं, यानी अपना अपना माल जो है बेचने का काम करते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुजडीन के माध्यम से कहलवाया है। यानी अंधेर नगरी नाटक का जो दूसरा अंक है बाजार, इसमें भारतेंदु ने किसके द्वारा हिंदुस्तान की कमी को बताया गया है? तो कुजडीन के द्वारा बताया गया है, याद रखना। हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर, यानी हिंदुस्तान का मेवा क्या है? फूट और बेर। वही ब्राह्मण का अपनी जात बेचना, धर्म एवं धर्म से विभिन्न हो जाना, यानी जात बेचने वाला कौन है? तो ब्राह्मण है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर होता है। यानी किसके द्वारा देश में भ्रष्टाचार
उजागर होता है तो पाचक वाले के नाम से। साहब लोग साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता, जो इसके द्वारा भ्रष्टाचार दिखाई देता है। आज भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। तीसरे अंक का स्थान जो है वह है जंगल। गोवर्धनदास 7 पैसे में खरीदी हुई 2.5 सेर मिठाई, यानी गोवर्धनदास कितने पैसे में 2.5 सेर मिठाई खरीदता है तो 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई खरीदता है। गुरुजी से मिलता है तो वे पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई, यानी गुरुजी उससे पूछते हैं महंत कि किस धर्मात्मा की, किस पुण्य आत्मा की तुझे भेंट हुई है, कृपा हुई है, तो तू इतनी सेर मिठाई लेकर आया है। गोवर्धन टके सेर वाली दास्तान सुनाता है, यानी वो टके सेर पर मैं लेकर आया हूँ, ऐसे वो सुनाता है। जिसे सुनकर गुरुजी को नगर के बारे में आशंका होती है, यानी वह सुनकर सारी जो भी चीजें हैं वह टके सेर मिलती है। यह सुनकर गुरुजी घबरा जाते हैं, आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं। पर गोवर्धन दास यानी गोवर्धन दास लालच में आता है और वहीं पर रह जाता है। नारायण दास के साथ वो चला जाता है। गुण महंत। चौथे अंक का स्थान है राज्यसभा। चौथे अंक का स्थान क्या है? राज्यसभा। इसमें क्या है? इस अंक में पीनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाले, भिश्ती, गडेरिया को छोड़कर अंत में कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है। यानी चौथे अंक में राज्यसभा का स्थान है और इसमें गटेरिया की जो बकरी है वह बकरी भिश्ती के वो बकरी जो है फरियादी की बकरी दबकर मरी है कल्लू बनिया के दीवार के नीचे, यह फरियाद लेकर आता है और वह चौथे अंक में है और चौथे अंक का स्थान है राज्यसभा। फिर पांचवा अंक क्या है? तो पांचवें अंक का स्थान है अरण्य। इस अंक में गर्दन मोटी, यानी इस अंक में क्या होता है तो गोवर्धन दास जो है मिठाई खाकर मोटा होता है और एक चबूतरे पर बैठा हुआ है। 2 प्यादे आते हैं और 2 प्यादे आकर उसको लेकर जाते हैं गोवर्धन दास को, और वो मोटी गर्दन होने के कारण उसको राज्यसभा में फांसी की शिक्षा देने के लिए ले जाते हैं 2 प्यादे। इस अंक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तमाम फरियादे के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो फांसी का फंदा होता है वो फंदा बड़ा होता है और वो फांसी देने वाले की गर्दन जो है दुबली होती है, इसलिए गोवर्धन दास को ले जाया जाता है। छठा अंक का स्थान है शमशान, यानी छठे अंक का स्थान क्या है तो शमशान है। अंततः यहाँ पर गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले आते हैं, लेकिन गोवर्धन दास अपने गुरु को, अपने महंत को याद करता है और महंत आकर उसको कुछ ये करता है, युक्ति करते हैं, दिमाग लड़ाते हैं और अंततः जो है राजा ही फांसी पर चढ़ जाता है। यह छठे अंक का स्थान है शमशान और यहाँ पर अंतिम अंक होता है। अब इसके हम पात्र देखते हैं। महंत जो है एक साधु है और महंत के 2 शिष्य है। एक का नाम है गोवर्धन दास, महंत का लोभी शिष्य, यानी महंत के लोभी शिष्य का नाम क्या है तो गोवर्धन दास है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य, यानी नारायण दास जो है महंत का दूसरा शिष्य है, याद रखना। महंत के 2 शिष्य है, गोवर्धन दास जो लोभी वृत्ति का होता है और नारायण दास यह अच्छा होता है और वह महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला, कबाब भी विक्रेता, यानी कबाब वाला क्या है तो कबाब बेचने वाला है। फिर आता है घासीराम चना बेचने वाला, यानी घासीराम चना बेचने वाला है, याद रखना। फिर नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला है, नारंगी वाला क्या है नारंगी बेचता है। हलवाई मिठाई बेचने वाला, यानी हलवाई क्या बेचता है मिठाई बेचता है। कुजड़ीन सब्जी बेचने वाली, यानी कुजड़ीन कौन है तो सब्जी बेचने वाली है। मुगल मेवे और फल बेचने वाला है। पाचक वाला चूरन विक्रेता है, पाचक वाला चूरन बेचता है। मछली वाली मछली बेचती है। जात वाला जाति बेचने वाला, कौन है जाति बेचने वाला तो ब्राह्मण है। राजा चौपट राजा है। मंत्री चौपट राजा का मंत्री है और 2 नौकर राजा के 2 नौकर, यानी 2 नौकर है राजा के। उसके बाद
फरियादी राजा से न्याय, यानी फरियादी जो है राजा से न्याय मांगने के लिए आता है, जो मेरी बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई है, यह फरियाद लेकर आता है। फिर कल्लू बनिया, यानी कल्लू बनिया है और जिसकी दीवार गिरकर उसके नीचे फरियादी की बकरी दबकर मर गई है। दीवार किसकी गिरी थी? कल्लू बनिया की गिरी थी, याद रखना। कारागिर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला, यानी कारागिर कौन है? तो कल्लू बनिया की जो दीवार बनाने वाला था वह। चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला, यानी दीवार बनाने के लिए जो मसाला तैयार करता है वह कौन है? चूने वाला है। भिश्ती जो दीवार बनाने के लिए मसाला बनता है उसमें पानी लगता है और उसमें पानी डालने वाला कौन है? तो वह है भिश्ती। फिर है कसाई, भिश्ती के लिए मशक, यानी भिश्ती जो पानी डालता है मसाले में, वह पानी लाने के लिए जो लेजर की या चमड़े की मशक होती है वह बनाने वाला है। गठेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला, यानी गठेरिया कौन है? कसाई को भेड़ बेचता है। और चार सिपाही राजा के सिपाही है। उसके बाद भी है कोतवाल, कोतवाल है, माली और बनिया, याद रखना ये इसके पात्र है। अभी यहाँ पर इस पात्रों में एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, थोड़ा छोटा करते हैं। इसी अंक में दो अंक जो है बाजार का दूसरा अंक, उसमें कौन कौन है? कबाब वाला घासीराम, नारंगी वाली हलवाई, कुजड़ीन मुगल, पाचक वाला मछली वाली, जात वाला। जात वाला कौन है? तो ब्राह्मण है, याद रखना। ये जो है यह नाटक के दूसरे अंक के पात्र है, याद रखना, दूसरे अंक के पात्र है। कभी कभी अंधेर नगरी नाटक के दूसरे अंक में आने वाले पात्रों का सही क्रम पहचानिए, ऐसा यदि पूछता है तो याद रखना यही है। तो हम अभी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कथन है उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रथम अंक का जो है राम भजो राम भजो राम भजो भाई, यह महंत जी द्वारा महंत कहते हैं प्रथम अंक में, पहले अंक में, और उसका स्थान क्या है? पहले अंक का बाह्य प्रांत है। राम भजो राम भजो राम भजो भाई। और फिर द्वितीय अंक का क्या है? जात ले जात टके सेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बढ़ाई सब टके सेर। ये जात वाला ब्राह्मण के द्वारा दूसरे अंक का कथन है, याद रखना। फिर है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ये दूसरे अंक में कौन कहता है? गोवर्धन दास कहता है। फिर तृतीय अंक में है सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजो बास। यह महंत जी कहता है, किसको? गोवर्धन दास को कहता है कि ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। फिर चतुर अंक है राज्यसभा, यानी चतुर अंक का स्थान क्या है? तो राज्यसभा। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा, यानी तुम्हारा राजा कहता है उस फरियादी को कि तुम्हारा न्याय यहाँ पर ऐसा होगा जो पहले कभी न हुआ हो, ऐसा तुम्हारा यहाँ पर जमकर न्याय किया जाएगा। फिर पंचम अंक, पांचवें अंक का स्थान क्या है? अरण्य। यहाँ पर जो है वेशा जोरू एक समान, वेशा जोरू एक समान, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, यह गोवर्धन दास द्वारा कहा हुआ कथन है, जो उसको फांसी के लिए ले जाते हैं। इसमें और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने लाइन बाय लाइन जो पढ़ाया है उस वीडियो में। इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, गपुरन मुन्नी, जो काशी की वेश्याएं हैं, उनका सब कुछ जो है हमने वो लाइन बाय लाइन जो पढ़ाया हुआ है उसी में है, और इसी चैनल पर वह प्ले लिस्ट भी उपलब्ध है। छठे अंक में क्या है? जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपू ही जैसे चौपट राज, यह महंत कहता है। और इस प्रकार जो है हमने अंधेर नगरी नाटक के जो महत्वपूर्ण पात्र थे, महत्वपूर्ण बातें थे, वह देखी है। इसके बाद भारतेंदु का दूसरा नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, इसका प्रकाशन जो है 1880 में होता है। भारत की तत्कालीन राजनीति
वह सामाजिक दुर्दशा का प्रतीक, यानी 1880 में भारत दूरदर्शन नाटक प्रकाशित हुआ है और उस समय में हमारे देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। उस समय की तत्कालीन समय की यानी 1880 की जो राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा थी उसका प्रतीकात्मक चित्रण किया है। यानी भारतेंदु का भारत दुर्दशा यह नाटक एक प्रतीकात्मक नाटक है, याद रखना। प्रतीकात्मक मतलब क्या है? सारे जो पात्र है वह एक प्रतीक के रूप में दिखते हैं, एक प्रतीक के रूप में। जैसे भारत एक प्रतीक है देश का, जैसे मदिरा, ये सब कुछ जो है एक प्रतीक के रूप में बताई हुई है। अब इस नाटक की जो विषय वस्तु है भारत दुर्दशा की, क्रांतिकारी नाटककार भारतेंदु ने तत्कालीन अंग्रेजी राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा, यानी जो अंग्रेजी राज्य द्वारा किए हुए जो अत्याचार थे, अन्य अत्याचार थे, उसका अप्रत्यक्ष रूप से निंदा करते हुए भारत दूरदर्शन नाटक की रचना की है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला। यानी जो भारतेंदु ने इसी नाटक के द्वारा क्या किया है, प्रा, प्राचीन परंपरा यानी प्राचीन जो परंपरा थी भारत की, देश की, उसकी गौरव और वर्तमान यानी प्राचीन समय का गौरव और वर्तमान जीवन की विसंगतियां क्या थी, इस पर प्रकाश डाला है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन किया। यानी प्रतीकों के द्वारा वह तत्कालीन समय की दैनिक स्थिति क्या थी, दयनीय स्थिति क्या थी, उस पर प्रकाश डाला है। भारतेंदु ने समाज की पतोन्मुखता यानी जो पतन की ओर भारतीय समाज जा रहा था उस पर भी प्रकाश डाला है। यह एक दुखांत नाटक है। यानी भारतेंदु का भारत दुर्दशा यह क्या है? एक प्रतीकात्मक नाटक है, दुखांत नाटक है, याद रखना। भारतेंदु ने इस नाटक को लास्य रूपक भी कहा है। यानी याद रखना, भारतेंदु ने उन्हीं का नाटक, भारतेंदु ने खुद का भारत दुर्दशा नाटक को ही लास्य रूपक कहा है, याद रखना। और इसमें भी क्या है? 6 अंक है। पहला अंक क्या है? पहले अंक में एक योगी आकर लावनी गीत गाता है। यानी पहले अंक में, भारत दुर्दशा के पहले अंक में एक योगी आता है और योगी आकर लावनी गीत गाता है। इस गीत में वह देश के प्राचीनतम गौरव एवं वर्तमान दुर्दशा पर प्रकाश डालता है। यानी पहले अंक, भारत दुर्दशा का जो पहला अंक है, उस पहले अंक में एक योगी आता है, एक सन्यासी आता है और वह आकर लावनी गीत गाता है और उस गीत के माध्यम से भारत के प्राचीनतम गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का वर्णन करता है लावनी गीत के माध्यम से, याद रखना। दूसरा अंक क्या है? तो दूसरा अंक में है भारत स्वयं आकर क्रंदन करता है। यानी दूसरे अंक में भारत आकर क्रंदन करता है, चिल्लाता है, रोता है। ये सब कुछ हमने लाइन बाय लाइन भी नाटक पढ़ाया हुआ है। जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि को सुचग्र न दास्यमी बिना युद्धेन केशव द्वारा सुरक्षा प्रदान करते थे, वही के लोग आज क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का राज्य होने पर सोचा था कि हम अपने दुख मन को पुस्तकों से बहलाएंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर वहाँ भी निराशा ही है। यानी हमने सोचा था कि अंग्रेज का राज्य आएगा और हमें कुछ अच्छा सुख शांति लाभ मिलेगी, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा भारत बताता है। अंत में वह ईश्वर का स्मरण करता है, पर वह भी नहीं करने पाता, तब भय से मूर्छित हो जाता है। यानी अंत में भारत जो है आता है, चिल्लाता है, क्रंदन करता है, ईश्वर का स्मरण करने के लिए जाता है, लेकिन वह भी नहीं कर पाता और भय से यानी भयभीत होकर मूर्छित हो जाता है, बेशुद्ध हो जाता है और फिर निर्लज्जता और आशा आकर उसको जगाती है। ये निर्लज्जता, आशा, ये एक प्रतीकात्मक पात्र है, याद रखना। अभी इसी नाटक का जो तीसरा अंक है, तीसरे अंक में भारत दुर्दैव आता है। यानी तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा नाटक में कौन से अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है, याद रखना, तीसरे अंक में होता है। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का आता है, भारत दुर्दशा का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। यानी भारत दुर्दैव आता है और दुर्दैव आने के बाद भारत की जो दुर्दशा हुई है उसका पूरा विवरण जो है बताता है।
फिर अकाल, महंगाई, रोग, अनावृष्टि, फूट, बेड़ के साथ साथ प्लेग, टिक्सन, कालाधन आदि का भी उल्लेख करता है। यानी ये सब कुछ प्रतीकात्मक पात्र है। अकाल, महंगाई, रोग, अनावृष्टि, ये सब कुछ जो है ये है प्रतीकात्मक के रूप में दिखाया गया है। अंग्रेजी शासन में भी हिंदुस्तान में सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेजों से अवगुण ही ग्रहण करते रहे। यानी अंग्रेजी शासन में ही हिंदुस्तानी लोगों ने खुद का सुधार नहीं किया है, लेकिन उनके जो अवगुण थे वह अपना लिए। आज भी प्राय 95% हिंदू निरक्षर है, साक्षरों में कुछ ही सुशिक्षित है। इस अंक में ही भारत दुर्दैव के फौजदार सत्यानाश ही आते हैं। यानी भारत दुर्दैव के फौजदार कौन है? तो सत्यानाश है, याद रखना। और भारत के निजी दोषों का भारत दुर्दैव के सैनिकों के रूप में भी विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म की आड़ में भारत की जो दुर्दशा हुई है वह उल्लेखनीय है। मतांतर का आधिक्य, वर्ण व्यवस्था की खींचातानी, बाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध, वृद्ध विवाह, बहु विवाह, समुद्र यात्रा निषेध आदि से देश आवंतरित, यानी जो भी देश में अनिष्ट प्रथाएं थी वो सबकी का वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। फिर चौथे अंक में क्या है? इस अंक में भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भारत भेजता है। याद रखना, भारत दुर्दैव को सैन्य है। भारत दुर्दैव के जो सैन्य है वो कौन कौन से रोग है? आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है। यह जो है भारत दुर्दैव भारत में भेजता है। चौथे अंक में रोगी यहाँ के लोगों पर अट्टहास करते हुए कहता है कि यहाँ के लोग रोग की दवा न कराकर झाड़ फूक में ही प्राण खो देते हैं। यानी रोग क्या कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं यदि बीमार हो जाते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो वह दवाई न जा लेकर, अस्पताल में न जाकर जो भी झाड़ फूक है, जो भी ऐसे नींबू देना, पानी देना, इस पर ही वह विश्वास करते हैं और अंततः वह प्राणों को खो देते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ अफीमची, यानी उसी प्रकार जो है अफीमची, मदकची और आलसी लोगों की भी कमी नहीं है। यानी यहाँ पर आलसी लोगों को भी कमी नहीं है, वो भी बड़ी मात्रा में है। अज्ञानी रूप अंधकार में भारत को चारों ओर से घेर लिया है। अभिधा प्रेमी भारत शिक्षा और पठन पाठन को मात्र आजीविका का साधन मानते हैं। फिर पांचवा अंक है, इस अंक में भारत दुर्दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी का दृश्य है। यानी पांचवें अंक में भारत की जो दुर्दशा हुई है उस भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है और उसमें 6 सभापति, यानी उसमें सभापति तथा उसके 6 सहयोगी, यानी उसमें कितने लोग रहते हैं उस कमेटी में? भारत दुर्दशा को सुधारने के लिए 6 सहयोगी, यानी 6 लोग रहते हैं। एक सदस्य, यानी एक सदस्य है, एक बंगाली, एक महाराष्ट्रियन, एक कवि, एक पत्र संपादक तथा 2 देशी महानुभाव। याद रखना, भारतेंदु के एक बंगाली, एक महाराष्ट्रियन, एक कवि, एक पत्र संपादक और 2 देशी महानुभाव, यह भारतेंदु के किस नाटक के पात्र है? तो भारत दुर्दशा नाटक के पात्र है, याद रखना। बंगाली सदस्य, यानी सदस्य कौन है? बंगाली सदस्य है हज्जते बंगाल वाली प्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करते हैं। यानी हज्जते बंगाल नामक जो एक कहावत है उसको चरितार्थ करता है कौन? एक बंगाली सदस्य। कवि नायिका बनकर अंग्रेजों से स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं। यानी कवि जो है वह नायिका बनकर अंग्रेजों से खुद की रक्षा करने की बात करते हैं। जो अनुचित्यपूर्ण है, संपादक आर्टिकल बाजी की प्रशंसा में लगे हैं। यानी संपादक कहते हैं कि हम आर्टिकल लिखेंगे, लेख लिखेंगे और उसके द्वारा हम अंग्रेज को भारत की दुर्दशा सुधारने का प्रयत्न करेंगे। महाराष्ट्रियन सज्जन स्वदेशी वस्त्र पहनना और सार्वजनिक संस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं। यानी जो महाराष्ट्रीय सज्जन है, महाराष्ट्र का जो सदस्य है उस कमेटी में, वो महाराष्ट्र का सदस्य कहता है कि एक सज्जन है तो स्वदेशी वस्त्र, यानी स्वदेशी वस्त्र पहनना चाहता है और जो विदेशी जो भी वस्तुएं है वो खरीदने के लिए या उस पर प्रतिबंध करता है
और सार्वजनिक संस्था स्थापित करना चाहता है। कौन? महाराष्ट्रीयन सदस्य। देशी सभ्यजन कुछ कह नहीं पाते, बस चापलूसी को ही ध्येय मानते हैं और अंत में डिसलॉयल्टी पुलिस आकर सभी को पकड़ लेती है। यानी तभी इन 6 लोगों की चर्चा जारी है कि भारत की जो दुर्दशा है उससे भारत को कैसे बाहर निकाला जाए। तभी वहाँ पर डिसलॉयल्टी आता है पुलिस और सभी को पकड़ लेता है। फिर छठा अंक, यानी छठे अंक में क्या है? इस अंक में भारत भाग्य आता है, यानी इस अंक में भारत भाग्य आता है, जो प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का संक्षेप में परंतु ओजपूर्ण भाषा में चित्रण करता है। यानी भारत भाग्य, यानी भारत भाग्य जो है वह छठवें अंक में आता है और वह आकर भारत का ओजपूर्ण भाषा में चित्रण करता है। वर्तमान भारत की दुर्दशा पर उसे ग्लानि होती है। वह परतंत्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि संसार के संपूर्ण कलंकों को से लांछित है। कौन? भारत भाग्य। हुए मिटा नहीं ऐसे शक्तिहीन देश का मिट जाना ही श्रेयस्कर है, ये भारत भाग्य कहता है। धोवु भारत भारत उपजस पंका, मेटहु भारत भूमि अलंका कलंका। यानी भारत भाग्य जो है, भारत के माथे पर जो भी कलंक लगा हुआ है वह कलंक मिटाने के लिए आता है। नाटक के अंत में भारत भाग्य आत्मघात कर लेता है तथा नाटक का दुखांत, यानी अंतिमता भारत भाग्य जो है आत्मघात करता है, खुद की आत्महत्या कर लेता है और दुखांत रूप में नाटक का जो है समापन यहाँ पर होता है। अब इसके हम मुख्य पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र में पहला पात्र जो है भारत है। नाटक में भारत नायक के रूप में, यानी भारतेंदु के किस नाटक का पात्र भारत है? तो भारत दुर्दशा नाटक का पात्र भारत है। भारत का मतलब क्या है? जो भारत देश हमारा है वहाँ, वह नाटक के रूप दूसरे अंक में आता है, यानी भारत नाटक के दूसरे अंक में आता है। और नाटक में भारत अपनी अत्यंत दीनहीन दशा पर रोता है और अंत में भारत दुर्दैव के भय से मूर्छित हो जाता है। उसकी यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है अंतिमतः। भारत दुर्दैव यह नाटक में खलनायक के रूप में, यानी भारत दुर्दैव जो है भारत दुर्दशा नाटक में खलनायक के रूप में कौन है? तो भारत दुर्दैव है। और नायक के रूप में कौन है? तो भारत है। याद रखना, यह एक शक्तिशाली चरित्र है, यानी भारत दुर्दैव एक शक्तिशाली चरित्र है। यह नाटक के तीसरे अंक में आता है, यानी भारत दुर्दैव का प्रवेश नाटक के तीसरे अंक में होता है। याद रखना, बार बार बता रहे हैं। फिर भारत भाग्य। भारत भाग्य भारत का एक संयोगी चरित्र है, यानी भारत भाग्य कौन है? तो भारत का एक संयोगी चरित्र है। वह भारत के अतीत का गौरव गान करता है तथा उसे बार बार जगाने की चेष्टा करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता है। अंत में वह भी आत्मघात कर लेता है, यानी भारत भाग्य आता है, भारत को जगाने का प्रयास करता है और अंतिमतः हार कर भारत जो है जग नहीं पाता है, लेकिन भारत भाग्य वहीं पर आत्मघात कर लेता है, खुद को समाप्त कर लेता है। अभी अन्य जो पात्र है, अन्य पात्रों में है निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी, सत्यानाश, फौजदार, रोग, मस्तर, कर, मध्य, आलस्य, अंधकार। ये जो है फौजदारी, सत्यानाश फौजदार के सैन्य है। याद रखना, ये सैन्य है सब। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, फूड, डाह, लोभ, भय, अपेक्षा, स्वार्थपरकता, पक्षपात, हट, शोक, आश्रय भाजन, निर्बलता, ये जो है यह उसके सत्यानाशी फौजदार के सैन्य है। उसके बाद जो है जो 6 कमेटी स्थापित थी, उस कमेटी के सदस्यों में बंगाली, महाराष्ट्रियन, एडिटर, देसी, महानुभव, ये सब कुछ है। यह वस्तुतः एक नाट्य रासक है, यानी ये क्या है? एक नाट्य रासक है। भारत दुर्दशा का गद्य तो खड़ी बोली में है, लेकिन पद्य ब्रज, यानी भारत दुर्दशा की जो भाषा है वह खड़ी बोली और ब्रज भाषा मिश्रित है। याद रखना, इसका जो गद्य भाग है वह गद्य खड़ी बोली में लिखा है, लेकिन पद्य जो है वह ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। भारत दुर्दशा हिंदी का संभवतः पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है, यानी भारतेंदु का कौन सा नाटक ऐसा है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है?
तो वह भारत दुर्दशा है, याद रखना। भारत दुर्दशा हिंदी का संभवतः पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। नवजागरण के दौर में भारतेंदु की इसी नाट्यकृति ने एक मशाल की भूमिका निभाई। यानी नवजागरण के दौर में, यानी नवजागरण के युग में भारतेंदु के किस नाटक में मशाल की भूमिका निभाई है? तो भारत दुर्दशा नाटक ने निभाई है, याद रखना। भारतेंदु नाटक में भारत का धन विदेश जाने पर लिखते हैं, यानी जो भारत देश का धन विदेश गया है उस पर लिखते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्यारी। ये भारतेंदु जो भारत का धन विदेश चला जाता है उस पर लिखते हैं। अभी इसके जो प्रमुख उदाहरण है या प्रमुख कथन है वह देखते हैं। पहले अंक में है रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, लड़ी बौद्धिक जैन डुबाई पुस्तकी सारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये कौन कहता है? एक योगी जो है वह लावनी गाता है पहले अंक में। चौथे अंक में क्या है? दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। ये आलस्य कहता है। पांचवा अंक में क्या है? कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र, यानी पांचवें अंक में जो है वो कमेटी आती है भारत को सुधारने के लिए, वो वहाँ पर भारत की कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का भारतेंदु के जिक्र होता है। और छठे अंक में क्या है? जागो जागो रे भाई, भारत भाग्य आता है और भारत को जगाने के लिए बोलता है कि जागो जागो रे भाई। भारत भाग्य बहुत तेरे प्रयास करे, यानी बहुत सारे प्रयास करता है फिर भी नहीं जगता है, और अंतिमतः भारत भाग्य जो है खुद को समाप्त कर लेता है, खुद की आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।